तकरीबन 1888 की बात है। उस वर्ष एक रोज एक आदमी सुबह का अखबार देख रहा था और अचानक वह अपना नाम मृतकों की नामावली वाले पेज पर देखकर अचंभित और भयभीत हो गया। असल में उस फ्रेंच अखबार ने इस व्यक्ति के भाई की मौत की जगह उसका नाम छाप दिया था। बाद में अखबार ने विवरण में अपनी गलती में बताया कि उसे गलती से मृतक घोषित किया गया था, लेकिन अखबार देखने के बाद उस आदमी की पहली प्रतिक्रिया देखने योग्य थी। वह यही सोच रहा था कि वह यहां है या फिर दूसरी दुनिया में निकल गया। और जब विवरण को देखते हुए उसने अपने धैर्य को वापस प्राप्त किया, तब उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। विचार ये आया कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब लोग मृतकों वाली नामावली वाले पेज को पढ़ेंगे तो इस तरह की हेडलाइन सुनकर कि डायनामाइट का राजा मारा गया या फिर वह मृत्यु का सौदागर था, उस आदमी ने डायनामाइट की खोज की थी, तो सामान्य लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। और जब एक अखबार में उसने अपने लिए मौत के व्यापारी नाम के शब्द पढ़े, तो उसने अपने ही आप से एक प्रश्न पूछा, क्या इसी नाम से मुझे याद किया जाएगा? उसने उस समय अपनी भावनाओं को महसूस किया, निश्चय किया कि वह इस तरह याद रहने वाला नहीं बनना चाहता। उसी दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम शख्सियत कार्यक्रम में बात करेंगे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल के बारे में। 25 नवंबर 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने की थी। वही अल्फ्रेड नोबल जिसके मरने की खबर 1888 में गलती से अखबारों ने छाप दी थी और आलोचना करते हुए उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर कहा था, जिनके नाम पर हर साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया और इसी की वजह से उन्हें शांति का रास्ता चुनना पड़ा था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता इमानुएल नोबेल एक अच्छे आविष्कारक थे, पर वे अशिक्षित थे। जब अल्फ्रेड की अवस्था 4 साल की थी, तब उनके पिता को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जाना पड़ा था और यहां एक मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू किया गया था। 9 साल बाद उनका पूरा परिवार पिटसबर्ग से आ गया, लेकिन 1859 में नाइट्रोग्लिसरीन फर्म के दिवालिया हो जाने पर नोबेल के पिता ने स्वीडन आकर नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इस बीच अल्फ्रेड ने अपने घर पर ही रहकर विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी आदि का अध्ययन किया। 17 वर्ष की अवस्था में रूसी, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी आदि भाषाएं वे धारा प्रवाह बोलना सीख गए थे। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए अल्फ्रेड नोबेल 17 वर्ष की आयु में ही पेरिस पहुंचा दिए गए। यहां से इटली, जर्मनी और अमेरिका गए। इटली में उनकी मुलाकात अस्कानिया सुबेरेरो से हुई। अस्कानिया ने 1847 में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। यहां से अल्फ्रेड की रुचि नाइट्रोग्लिसरीन में हुई और उन्होंने निर्माण कार्यों में इसके इस्तेमाल की बात सोची। नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक विस्फोटक था, लेकिन उसे ले जाने में काफी दिक्कत होती थी। 3 सितंबर 1864 को जब अल्फ्रेड उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी अचानक विस्फोट के कारण इस संपूर्ण कारखाना नष्ट हो गया और इस हादसे में उनके छोटे भाई एमिल की उसी समय मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम एक महत्वपूर्ण सूचना के बाद आपके पास फिर वापस आएंगे। स्टडी IQ IAS हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 2024-25 और 2026 की तैयारी के लिए लेकर आया है P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और फिर एडवांस स्तर तक की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, PPT और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब इन बैचेस को उनकी वैलिडिटी और फी के आधार पर 3 पैकेजेस यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में से किसी भी एक रूप में परचेज किया जा सकता है। किसी भी पैकेज में एडमिशन लेने के लिए आपको विरत लाइव कोड को यूज करना होगा। आगामी 10 अक्टूबर से शाम 6 बजे से यह बैच शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी उसी स्टोरी पर। दोस्तों, अभी जो हमने घटना विस्फोट की बताई, उस विस्फोट की घटना के बाद स्वीडिश सरकार ने नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
पर अल्फ्रेड नहीं रुके। उन्होंने झील में नाव को अपनी एक प्रयोगशाला बना लिया। आखिरकार 1866 में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जो धमाकेदार तो था, साथ ही इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित भी था। इसे सिलेंडरों में भरा जा सकता था। उस पर तापमान और दबाव में अंतर का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। बस यहीं से बना डायनामाइट। उन्होंने 25 नवंबर 1867 को डायनामाइट का पेटेंट करवाया। यह साधारण गन पाउडर से 5 गुना अधिक शक्तिशाली था। सन 1867 में उन्होंने धूम्र रहित बारूद का भी आविष्कार कर लिया था, जिसे आगे चलकर कार्डाइट के रूप में लिया गया। इन दोनों ही पदार्थों यानी डायनामाइट और कार्डाइट का उपयोग उद्योग में तथा युद्ध में विस्तृत रूप से होने लगा। खाद्यान्नों एवं निर्माण कार्यों में तेजी से इसकी मांग बढ़ने लगी। विश्व में बड़े बड़े निर्माण कार्यों में इसका प्रयोग होना शुरू हो गया। कुछ ही वर्षों में वो अपनी फैक्ट्री के माध्यम से विश्व के कई हिस्सों में इसकी आपूर्ति करने लगे। इससे तथा रूस स्थित बाकू के तैल क्षेत्रों में धन विनियोजन से उन्होंने विशाल धनराशि एकत्रित कर ली। उनके व्यावसायिक कौशल और निपुणता ने उत्पाद की बिक्री को चौगुना कर दिया था। इनका जीवन रोगों से युद्ध करते हुए बीता। इन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया तथा एकाकी जीवन बिताया। एक दिन उन्होंने समाचार पत्रों में एक सचिव के लिए घोषणा की। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला बर्था किंस्की टेटाऊ को नौकरी पर रख लिया गया। थोड़े समय के लिए काम करने के बाद वह शादी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई। इस बीच अल्फ्रेड और बर्था दोस्त बने रहे। वे वर्षों से पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते रहे थे। कहते हैं कि बाद में बर्था वॉन सुटनर शांति आंदोलन में सक्रिय हो गईं। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ले डाउन योर आर्म्स लिखी। 1888 में अपने एक और भाई की मौत पर फ्रेंच अखबार में छपे स्वयं के निधन की खबर, जिसमें उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर कहकर कड़ी आलोचना की गई थी, से आहत होकर और अपनी दोस्त बर्था के शांति प्रयासों से प्रेरित होकर अल्फ्रेड नोबल ने भी शांति कार्यों में अपना योगदान दिया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर नोबल ने अपने धन का उपयोग एक न्यास यानी कि ट्रस्ट स्थापित करने में किया। 10 दिसंबर सन 1896 को इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबल का निधन हो गया और इन्हें स्टॉकहोम में दफना दिया गया। 1896 में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में लोगों को पता चल सका, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने के लिए धनराशि के रूप में दे दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे अच्छे व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, उन्हें पुरस्कार प्राप्त हो सकेगा। नोबेल पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा में लिखा कि उनकी संपत्ति और धन का अधिकांश हिस्सा उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए इस्तेमाल किया जाए जिन्होंने मानवता के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। साल 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक साइंसेस को भी इसमें जोड़ लिया। तब से नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स सहित 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। बहरहाल अल्फ्रेड नोबेल के इस फैसले से सभी खुश नहीं थे। उनकी इच्छा का उनके रिश्तेदारों ने जमकर विरोध किया और विभिन्न देशों के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। अल्फ्रेड की इच्छाओं का पालन करने के लिए सभी पक्षों को समझाने में कमेटी को 4 साल लग गए। इसके बाद स्वीडन के बैंक में जमा अल्फ्रेड की धनराशि के ब्याज से 29 जून सन 1900 को नोबेल फाउंडेशन बना। इसमें 5 लोगों की टीम भी है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किए जाते हैं। बाकी 4 लोग पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टीज की ओर से तय किए जाते हैं। इस फाउंडेशन का उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार उनकी 94% से ज्यादा वसीयत के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य किया है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। आइए अब जानते हैं कैसे चुने जाते हैं विजेता। शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक, पूर्व विजेता और दूसरे चुने हुए लोग नॉमिनेशन जमा करते हैं। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को 50 साल तक सार्वजनिक नहीं किया जाता।
साथ ही कोई भी खुद को नामांकित नहीं कर सकता। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुरस्कार जीतने वाले को लॉरेट कहा जाता है और यह नाम प्राचीन ग्रीस में देवताओं को दिए जाने वाले फूलों से लिया गया है। एक ही व्यक्ति को 3 से ज्यादा बार पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार अगर किसी ऐसे साल में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो पुरस्कार नहीं दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि अगले साल के लिए रख दी जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन की समिति द्वारा ओस्लो में क्यों दिया जाता है? अन्य नोबेल पुरस्कारों को इसके विपरीत स्वीडिश राजधानी में क्यों दिया जाता है? 1900 से, यानी जब से नोबेल पुरस्कार पहली बार दिए गए थे, तब से शांति पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नॉर्वेजियन संसद स्टार्टिंग के द्वारा नियुक्त 5 लोगों की एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। आश्चर्य की बात है कि अल्फ्रेड नोबेल ने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्होंने शांति पुरस्कार देने का काम स्वीडिश संस्था को क्यों नहीं दिया। बहरहाल, इस बारे में कयास ही लगाए जाते रहे हैं कि आखिर शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे ही क्यों देता है। एक दलील है कि नोबेल ने नॉर्वे के देशभक्त और अग्रणी लेखक बोर्नस्टेजर्ने बोर्नसन की हिमायत की थी। वहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन के समर्थक में वोट करने वाली किसी भी देश की पहली संसद स्टार्टिंग ही है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार हो सकता है कि नोबेल ने स्वीडन नॉर्वे यूनियन के भीतर नोबेल पुरस्कार संबंधी काम के बंटवारे का भी पक्ष लिया हो, या ये कि उन्हें डर रहा होगा कि शांति पुरस्कार की बेहद उच्च राजनीतिक प्रवृत्ति को देखते हुए या कहीं सत्ता राजनीतिक का एक औजार न बन जाए और शांति के हथियार के तौर पर इसकी महत्ता कहीं कम न पड़ जाए। खैर, बात चाहे जो भी हो, नोबेल ने अपने वसीयत में लिखा था कि यह मेरी इच्छा है कि पुरस्कार देते वक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता नहीं देखी जाए। सुयोग्य उम्मीदवार को ही यह मिलना चाहिए, चाहे वो स्कैंडिनेवियाई हो या नहीं हो। आइए अब थोड़ी जानकारी भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए भी कर लेते हैं। भारत और नोबेल पुरस्कारों का नाता काफी ज्यादा पुराना है। कवि, लेखक, विचारक से लेकर अर्थशास्त्री इस विश्वविख्यात पुरस्कार को अपने नाम कर चुके हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1913 में साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बंगाली में लिखने वाले टैगोर को दुनिया भर के लोगों ने पढ़ा और सराहा। साल 1961 में कलकत्ता में जन्मे टैगोर के जीवन, विचार, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दों पर लिखा गया है। साल 1941 में 80 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन। रोशनी यानी लाइट के कणों के विखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साल 1888 में तिरुचिरापल्ली में जन्मे वैज्ञानिक ने रोशनी और ऊर्जा के संबंध को करीब से समझाया है। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हरगोविंद खुराना। साल 1968 में नोबेल जीतने वाले हरगोविंद खुराना ने इलेक्ट्रॉन पर काम किया था। उन्होंने जेनेटिक कोड और उसके प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए नोबेल प्राप्त किया था। साल 1922 में रायपुर में जन्मे खुराना ने मैसाच्यूसेट विश्वविद्यालय के साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारा था। साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। उनके माता पिता अल्बानिया से ताल्लुक रखते थे, मगर उन्होंने कलकत्ता आकर अपना पूरा जीवन मानव सेवा के नाम कर दिया था। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें अनाथ, बुजुर्गों, रोगियों और गरीबों की मदद दी जाती थी। उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया और साल 1779 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में वेटिकन सिटी की प्रवक्ता भी बनी और साल 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि दी थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। साल 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने सितारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे थे। लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारत आए और शिकागो विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। अमर्त्य सेन। साल 1998 में अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री बने जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया गया था।
ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज के साथ बिताए समय के दौरान उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की कठिनाइयों, संसाधनों और समुदाय के बारे में उनके बंटवारे की दिक्कतों पर प्रकाश डाला था। अर्थशास्त्र के इस जानकार का जन्म साल 1933 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, मगर पढ़ाई ढाका यानी कि बांग्लादेश में की गई थी। उनके पिता प्रोफेसर थे। उन्होंने साल 1959 में पीएचडी की और उन्होंने देश विदेश के कई नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी था। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल यानी वीएस नायपॉल। लेखक वीएस नायपॉल को साल 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनका जन्म 1932 में त्रिनिदाद में हुआ था, मगर मूल रूप से वे भारतीय थे। बाद में वो ब्रिटेन चले गए और वहीं के नागरिक बन गए। इससे पहले 1971 में उन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। साल 1990 में ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें नाइटहुड भी दिया था। वेंकटरमन रामकृष्णन। तमिलनाडु में पैदा हुए वेंकटरमन रामकृष्णन को साल 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान राइबोसोम की संरचना और उसके काम करने की जानकारी देने के लिए मिला था। साल 1952 में जन्मे राधाकृष्णन शिक्षाविदों के परिवार से आते हैं। कैलाश सत्यार्थी। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन और शिक्षा में उनके अधिकार के लिए पुरस्कार मिला था। साल 1954 में जन्मे सत्यार्थी ने विदिशा में बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग करने के बाद वह शिक्षा से जुड़ गए और फिर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए टीचिंग को भी छोड़ दिया। उन्होंने छोटे बच्चों को बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी से आजाद करवाया। उन्होंने बाल शोषण के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। यूनेस्को के सदस्य सत्यार्थी सभी के लिए शिक्षा की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने साल 2015 में दुनिया के सबसे महान नेताओं की सूची में भी जगह बनाई है। अभिजीत विनायक बनर्जी। मुंबई में पैदा हुए अभिजीत बनर्जी 10वें भारतीय बने जिन्हें गरीबी हटाने की दिशा में काम करने के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद उनकी पत्नी को भी यह खिताब दिया गया। साल 1961 में पैदा हुए बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की, फिर जेएनयू गए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साल 1988 में पीएचडी की थी। चलिए अब जान लेते हैं नोबेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ विशेष और रोचक तथ्य। दोस्तों, वर्ष 1901 से लेकर आज तक 990 से अधिक लोगों और संगठनों को 600 से अधिक बार ये प्रदान किए जा चुके हैं। 6 कैटेगरी में दिए जाने वाले ये नोबेल पुरस्कार अब तक 60 से अधिक महिलाओं को दिए जा चुके हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी रही हैं, जिन्हें पहली बार वर्ष 1903 में फिजिक्स और वर्ष 1911 में केमिस्ट्री के लिए पुरस्कृत किया गया था। एक ये भी दिलचस्प बात है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के विजेता भी एक महिला ही हैं, मलाला यूसुफजई, जिन्होंने 17 साल की उम्र में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए वर्ष 2014 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। अपनी शुरुआत के बाद से आज तक कुछ वर्ष ऐसे भी रहे हैं जब नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। इस तरह के वर्षों की कुल संख्या 49 है, जिसमें अधिकतर 1914 से 1918 तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के वर्ष हैं। नोबेल पुरस्कार के वितरण के इस लंबे इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे भी हैं जब कुछ विजेताओं ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जबरन इस पुरस्कार को लेने से रोका गया। 1964 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जीन पॉल सत्र और 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित ले डक थो, इन दोनों लोगों ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। जबकि 4 नोबेल विजेताओं में से एडोल्फ हिटलर ने 3 जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेताओं यानी रिचर्ड कुन्हू, एडोल्फ ब्यूनेंट और गेरहार्ड डैमेंग को नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया था। जबकि चौथे विजेता थे 1958 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले बोरिस पास्टान। उन्होंने शुरू में नोबेल पुरस्कार स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उनके मूल देश सोवियत संघ के अधिकारियों ने उन्हें नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। 10 दिसंबर सन 1896 को चूंकि अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था, इसीलिए हर वर्ष इसी दिन यानी 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। चलिए अब आखिरी में जाते जाते आपको यह भी बता देते हैं कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार आज ही यानी 6 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है।
2023 की शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी एक महिला, एक मानवाधिकार वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उन लाखों लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की धार्मिक शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। सुश्री मोहम्मदी वर्तमान में ईरान की एक जेल में बंद हैं। दरअसल ईरानी शासन ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया और 5 बार दोषी ठहराया। कुल 31 साल जेल और 154 कोड़े की उन्हें सजा सुनाई गई है। तो ये थे आज के शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ अपने आविष्कार से नाम कमाया बल्कि मृत्युपरांत भी नोबेल पुरस्कार के रूप में हर साल उन्हें याद किया जाता रहेगा। इस महान आविष्कारक और शांतिवादी शख्सियत और उसके नाम और वसीयत से वितरित किए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली किसी शख्सियत के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।